1985 में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने एक विचार के तौर पर जो शिवसेना की विचारधारा थी, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी, इसको स्वर देने के लिए एक अखबार की शुरुआत की। उसको सामना कहते हैं। और सामना मतलब ऐसे तो हिंदी में बोलते हैं किसी का सामना माने मुकाबला। वैसे भी बाला साहब ठाकरे साहब के साथ हमारा बहुत एक गहरा आत्मीय संबंध रहा है और आगे तक भी उस परंपरा को जो उनके लड़के हैं उद्धव ठाकरे साहब बढ़ा रहे हैं और आदित्य जो पोता है, एक तरह से 3 पीढ़ियों के साथ हमारा ठाकरे साहब के परिवार के साथ एक आत्मीयता का संबंध रहा है। और सामना जो है वो देश के सबसे चर्चित अखबारों में से एक है इस रूप में कि आप माने सोशल मीडिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको न्यूज चैनल बोलते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा यदि किसी अखबार के बयान कोड किए जाते हैं तो सामना है। और अभी भी बाला साहब ठाकरे साहब द्वारा जो एक बेबाक और जो है स्पष्ट कहने की, लिखने की और करने की जो ताकत है वो अभी भी सामना रखता है। तो हमने यह जो क्रम शुरू किया था कि टीवी चैनलों के इंटरव्यू तो आप टीवी चैनल्स को ऑन करके देख लेते हो, पूरे देश में उपलब्ध होते हैं। आजकल सैटेलाइट का ज़माना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए सब जगह जो है घरों में आप लोगों को वो देखने को मिल जाता है। अखबार जो है, कुछ अखबार हिंदी भाषी क्षेत्र में, कुछ मराठी में है, कुछ अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में, इसलिए वो सारे देश में एक साथ उपलब्ध नहीं होते। यद्यपि अभी अखबारों ने भी अपना डिजिटल वर्जन शुरू किया है, उसमें सब नहीं आए हैं अभी, लेकिन काफ़ी ने अपना डिजिटल भी शुरू कर दिया, तो उस बहाने उसमें भी कुछ यंगस्टर्स जो है वो ही देख पाते हैं। आम लोग फिर भी एक साथ एक अखबार नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमने इन अखबारों के साथ जो हमारे संवाद हो रहे हैं, साक्षात्कार हो रहे हैं, पहली बार ये मन बनाए कि इसको हम आस्था के माध्यम से, जो इस स्वदेशी के अभियान में आस्था रखते हैं, उन सब करोड़ों समर्थकों तक भी ये संवाद पहुँचे। इसलिए हम ये इस बार के संवाद को आस्था के माध्यम से आप तक भी संप्रेषित कर रहे हैं। हमारे भाई विनोद शर्मा जी हैं, सामना के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। सामना की खास बात यह है कि मराठी में भी है और ये हिंदी में भी आता है। तो और सामना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे विनोद जी? सामना के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। सामना को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, आपने स्वयं ही परिचय दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और शुरुआत हम करें आपकी आज्ञा से। तो स्वामी जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप ये मानिए कि आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता ये सोच करके अब अपने बारे में बताएं। देखिए, मैं वैसे पूर्व जन्म का तो कोई नहीं जानता जी, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। क्योंकि प्रारब्ध के रूप में कुछ चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं। हमारा ये शरीर, इसमें 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, 5 कोश, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट है। मैंने जो फिजिकल स्ट्रक्चर, एक है दृश्य सत्य, वो एक जैसा है। आपकी भी 2 आंखें हैं, मेरी भी वही 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, सारा स्ट्रक्चर एक जैसा है। जी बिल्कुल। लेकिन इस स्ट्रक्चर के पीछे करेक्टर एक जैसा नहीं है। वो कहेंगे तो इस जन्म का सारा नहीं, उसमें जो मूल स्वभाव हैं, जिनको संस्कार कहते हैं, वो जन्म जन्मांतरों के। फिर सबका एक जैसा शरीर होने के बाद भी सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं होती। मैं कहता हूँ भगवान का जो विशेष अनुग्रह है या जो प्रारब्ध है, जो कर्मफल व्यवस्था, वो इनसे पता लगती है। मैं गरीब या अमीर परिवार में पैदा होने को दुर्भाग्य, सौभाग्य नहीं मानता। मैं कहता हूँ मनुष्य का जन्म होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन इसमें भी सब जीवों के एक जैसे कर्माशय नहीं है, एक जैसा प्रारब्ध नहीं है।
यद्यपि प्रारब्ध से भी ज्यादा पुरुषार्थ होता है। प्रारब्ध माने जैसे सबका बुद्धि रूपी यंत्र एक जैसा नहीं है, सबकी मेमोरी एक जैसी नहीं है, सबके स्वभाव एक जैसी नहीं है, सबकी वाणी एक जैसी, सबका कंठ एक स्वर एक जैसा नहीं है। मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूँ, आंखें एक जैसी लेकिन दृष्टि एक जैसी नहीं है, दिमाग एक जैसा है लेकिन सोच एक जैसी नहीं है, मन कंठ एक जैसा है लेकिन स्वर एक जैसा नहीं है। किसका कंठ इतना मधुर होता है, लता मंगेशकर जी से हमारा भी बहुत स्नेह है कि उन्होंने जो गाया है और अभी भी उनके स्वर में जो मधुरता है, दिव्यता है। हाथ एक जैसे लेकिन कर्म एक जैसे नहीं है, पैर एक जैसे लेकिन जीवन का ध्येय लक्ष्य जो हमारा गंतव्य एक जैसा नहीं। मीन्स कुछ है जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है और वो इस जन्म में दिखता नहीं, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में उसको अदृष्ट का एक दृष्ट सत्य, दृष्ट सत्य। अब जैसे ये भी देखो, फिजिकल बॉडी दृश्य, इसके पीछे अदृश्य हमारा आत्मा है, वो इस सब कुछ चला रहा है। तो अदृष्ट भी हमारा शुभ ही होगा। जी, और जी। इस जन्म में हम एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए, अनपढ़ माँ बाप के घर में, सामान्य सरकारी स्कूल में पढ़े। हमारे प्राइमरी टीचर मास्टर उमराव सिंह जी हुआ करते थे जी। और फिर हमने महर्षि दयानंद को पढ़ा तो हमारा विचार बदला। जो कुछ हमारे जीवन में थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, ये तीन ही चीजें हैं। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हम योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का और संस्कार युक्त वैदिक शिक्षा और श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा के साथ आचार्य कुलम का जो शिक्षा का, फिर गुरुकुलम का, विश्वविद्यालय का जो हम लेकर के चल रहे हैं सब काम, अनुसंधान का काम, देश सेवा के अलग अलग अभियान कि देश अज्ञान से, अभाव से, बेरोजगारी से, गरीबी से, भूख से, कुपोषण से, शोषण से मुक्त हो। तो ये सब क्या है? मैं सन्यासी बना, ये क्या है? मेरे विचारों ने मुझे बनाया। तो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में विचार। तो थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो थॉट्स जिसने हमको आज जहां हम जीवन के जिस पायदान पर खड़े हैं यहाँ तक पहुंचाया, वो जो विचार है वो मूल विचार हमें मिले महर्षि दयानंद से। तो उनको पढ़ने के बाद मेरे मन में इच्छा जगी कि मुझे मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुल में पढ़ना है। तो मैं पढ़ने में नंबर 1 रहा करता था, सेकेंड हैंड बुक लेकर के यद्यपि पढ़ा करता था, क्योंकि सामान्य परिवार था और पहले 5-10 रुपए में पूरे साल भर की पढ़ाई हो जाया करती थी। तो जो है वहां से हम लोग चले गांव की अंधेर भरी, धूल भरी गलियों से, और अब सारी दुनिया हमने देखी। तो आज भी हमें जब कोई कहता है स्वामी जी आपके करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों अनुयायी हैं, समर्थक हैं, आप एक बहुत बड़े रोल मॉडल आइकॉन हो गए, तो हमको अब गाँव की वो धूल भरी गलियाँ, वो अतीत हमें याद आता है। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि आदमी चाहे आसमान की कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसके पैर जमीन पर टिके रहने चाहिए। वहाँ से मैंने शुरुआत की, फिर गुरुकुल में आए, फिर पढ़ाई करके व्याकरण आदि शास्त्रों की, फिर हम हिमालय में चले गए, फिर हरिद्वार से हमारी जो है ये हमारा कर्म क्षेत्र शुरू हुआ। तो जो है बस बाकी का आगे का तो सब जानते ही हैं। योगी और कर्म योगी की भूमिका में मैं रहा हूँ। लोग जो है बहुत तरह से हमारे बारे में बातें करते रहते हैं। कभी कुछ तो मेरे से पूछते, बाबा आप ये बताओ आप हो क्या? मैंने कहा क्यों? बोला आप योग कराते हो तो योगी लगते हो, फिर जो है जब आप उद्योग चलाते हो तो कहते हैं कि बाबा से बड़ा कोई एंटरप्रेन्योर सिर्फ किसी का नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य। तो बोले योग में उद्योग कहाँ से आ गया, ये आयुर्वेद कहाँ से आ गया, ये स्वदेशी कहाँ से आ गया? फिर ये आप पूरे देश में वैदिक शिक्षा बोर्ड बना करके और आचार्य कुलम और पूरा शिक्षा का एक बहुत बड़ी क्रांति करना चाहते हो। ये गाय आ गई, क्या इसमें भी पूर्व जन्म के संस्कार ढूंढे? और अगर ढूंढे तो किस क्षेत्र में ढूंढे? संन्यास के क्षेत्र में ढूंढे, एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में ढूंढे, या योग के क्षेत्र में ढूंढे, या देखो ऐसा है, अब हमको मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हो गए आप। अब हमने जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी जब हमने देखा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है जी, अब उस समय हमने राजनीतिक शुचिता के लिए भी अभियान चलाया। तो मैं लोगों से एक बात कहते, लोग कहते बाबा जी ये सब कहाँ से आ जाते हैं? मैंने कहा भैया पहली बात तो ये है कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ तो बताओ, मैं आज से बंद कर देता हूँ। नहीं बोले बाबा जी हम ऐसा नहीं कह रहे, बोले ये विचार कहाँ से आते हैं, ये प्रेरणाएं कहाँ से आती हैं और आप फिर ये करते कैसे जी? उनका देखो भाई हम करते हैं योग और कर्म योग, ये सबको करना चाहिए। अब योग और कर्मयोग करते करते उद्योग खड़े हो जाते हैं,
योग और कर्मयोग करते करते जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं, यही जानना चाहते हैं। संस्थान खड़े हो जाते हैं, संगठन खड़े हो जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। अब मैं घर से चला था तो 2 हाथ थे, आज मेरे लाखों करोड़ों हाथ मेरे साथ आ गए, करोड़ों हृदय मुझसे जुड़ गए। जी बिल्कुल। तो योग और कर्मयोग का ये बाय प्रोडक्ट है, जो ये ब्रांड है, सक्सेस है, ये जो आप प्रॉस्पेरिटी एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हो, और जो है मतलब जो भी कुछ है जिसको लोग जो है कि बाबा जी का इतनी बड़ी सत्ता, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा सम्मान, इतनी बड़ी समृद्धि, कोई भी जितने भी ऐश्वर्य, कितने नाम बोले जाते हैं। मैं कहता हूँ ये अब सब पतंजलि का इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी सक्सेस है, तो इतना बड़ा विस्तार है उद्योगों का। तो मैं कहता हूँ भाई योग जब बहुत व्यापक हो जाता है, योग आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित एक बड़ा जी बिल्कुल। जब योग में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं और योग आप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उद्योग तो अपने आप ही बन जाता है ना। अब पतंजलि के इस काम से सीधे तौर पर करीब 1 लाख लोगों को और परोक्ष रूप पर में करीब 1 करोड़। आगे जो हमने जो 7-8 स्थानों पर बड़े मेगा फूड एंड हर्बल पार्क और करीब 50 स्थानों पर छोटे छोटे होंगे, और बाकी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, इनको भी हम जोड़ेंगे। तो इसमें कम से कम हर दिन 50,000 टन से लेकर के 1 लाख टन के बीच में हमें अलग अलग जड़ी बूटियों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, ग्रीन्स को, इनको प्रोसेस करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा एक। और करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ तो वेस्ट हो रहा है। हमारे टमाटर वेस्ट हो जाते हैं, सब्जी वेस्ट हो जाती हैं, अनाज सड़ जाता है। तो एक बड़ा काम है ना। तो इस पूरे काम से कितने लोगों का भला हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि हम योग और कर्मयोग कर रहे थे, तो साथ साथ ये चीजें हो जाती हैं। और जैसे आप बड़े हुए, अब बड़े होने के बाद में आपकी शादी भी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए। अब बच्चे होंगे तो मतलब शादी होगी तो बाय प्रोडक्ट में बच्चे तो होने ही है। आप कहेंगे आपने ये कुछ सोच के पैदा किए थे, ये तो शादी हुई, पति पत्नी मिले, बच्चे हो गए। तो जैसे शादी विवाह होने पर बच्चे स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाते हैं, जैसे उम्र के साथ हम स्वाभाविक रूप से जवान हो जाते हैं, उम्र के साथ फिर बूढ़े भी हो जाते हैं, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें होनी है। माने हमारा कोई एम्बिशन नहीं है इसके लिए। ये मेरा प्रश्न भी था मेरा प्रश्न भी था कि आगे अभी जो आप आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? राजनीति में आप हैं ही, एक अगर कहें तो आप एंटरप्रेन्योर हैं ही, सन्यासी हैं ही, योग गुरु तो हैं ही हैं। तो आगे क्या, आगे की क्या आपके कर्म योग से और आगे क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा? दरअसल क्या था, पहले जो सन्यासी के बारे में एक धारणा बना दी गई, सन्यासी से थे नहीं, जो कमजोर शासक थे जी, उन्होंने सन्यासियों के बारे में एक धारणा बनाई कि सन्यासी को जंगलों में रहना चाहिए और खाली भगवान की बात करनी चाहिए, बस। ये था कहाँ ऐसा भारत में? भारत का सन्यासी भारत की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सबका मार्गदर्शन करता था, नेतृत्व करता था। ये भारत की सन्यासी की परंपरा है। तो मैं तो अपनी पूरी भूमिका निभा ही नहीं रहा हूं। जिस दिन मैं अपनी पूरी भूमिका निभाऊंगा उस दिन तो और ज्यादा हलचल मच जाएगी। इसलिए मैं तो बहुत जो है, मैंने कहा ना, जब कोई क्राइसिस आ जाता है, माने अचानक बाढ़ आ गया, अचानक तूफान आ गया, अचानक आग लग गई, कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, इसको जो है आपदा बोलते हैं, क्राइसिस। तो पॉलिटिकल क्राइसिस आया तो वहां हमने काम किया। क्राइसिस कहीं पर भी आएगा वहां तो हम काम करेंगे, लेकिन हमारा मूल स्वभाव राजनीति नहीं है। मूल स्वभाव हमारा है, यदि बड़े रूप में कहें जी, तो इस देश को बीमारी, बुराई, अज्ञान, अभाव से मुक्ति दिलाकर इस भारत को परम वैभवशाली बनाना, अब ये इतना बड़ा लक्ष्य है जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी ना हो और जिसमें आर्थिक दरिद्रता भी ना हो। 2 तरह की गरीबी है ना। अभी आपने ये कहा कि अभी पूरे रूप में जब मैं आऊंगा
तो तब तो हलचल मचेगी। तो ये जो लक्ष्य है आपका, इसकी प्राप्ति में करने के लिए आपका पूर्ण रूप से आना तो बहुत ही आवश्यक होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से आने से कितनी दूर हैं अभी आप? देखिए, मैं अलग अलग, जैसे हमने अपने आप को फोकस किया कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए। जी। एक होते हैं हमारे कुछ बड़े 5-10 फोकस एरियाज, फिर उसके साथ में हमारे जो है उसके सहयोगी जो है पहलू होते हैं। जी। ये तो हमारे जीवन के सैकड़ों पहलू होते हैं, उसमें कुछ 5-10 बातें जिनके नाम से हमारी पहचान हो जाती है, हमारा एक परसेप्शन, हमारा एक कैरेक्टर, हमारे बारे में लोगों को एक इमेजिनेशन होता है कि ये आदमी ऐसा है। तो हमने ऐसे 5-10 बड़े काम ले हुए, मैं गिनाता हूँ। जैसे योग को हम इतना व्यापक देखना चाहते हैं कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया का हर आदमी सुबह उठे तो 1 घंटा योग की प्रैक्टिस कर ले। उसके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, सौभाग्य, दिव्यता, आध्यात्मिकता के द्वार खुल जाते हैं। जी। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगेगा। ये बहुत बड़ा काम है कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक, हर जाति, हर वर्ग, हर मजहब, हर देश के वासी सुबह उठे और योग 1 घंटा करें, तो उसी से ही सारा समाधान हो जाएगा। 1 पॉइंट सॉल्यूशन प्रोग्राम है, इतना बड़ा कार्यक्रम है। इसमें अभी कम से कम आगे का 50 साल का हमने एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है, तो उसमें हम काफी हद तक सफल हुए, लगातार ये काम चलेगा। दूसरा आयुर्वेद का वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता के नाम से 60,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर करीब 1.25 से 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में जो है पेज होंगे, उसकी बुक बन रही है। श्रद्धा आचार्य उस पर काम कर रहे हैं। हम एक एक जड़ी बूटी पर, जिसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड साइंस होती है ना हर एक, तो उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। ये इतना बड़ा काम है, हजारों जड़ी बूटियों पर रिसर्च का काम, इसमें 200 से ज्यादा साइंटिस्ट हमारे लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा काम होना है। तो हर एक इन कामों की अभी शुरुआत ही हुई है, माने बहुत बड़े रूप में हो रहे हैं यद्यपि, लेकिन हमारी दृष्टि से अभी ये इनकी फाउंडेशन तैयार हुई है। फिर हमको जो है शिक्षा का काम करना है, माने संस्कार युक्त वैदिक आध्यात्मिक शिक्षा और श्रेष्ठतम आधुनिक शिक्षा, उसके द्वारा इस देश में एक बड़ा परिवर्तन हम देखना चाहते हैं। हम जो कुछ हैं वो अपने विचारों से, मैंने कहा इमोशंस, थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन, बस यही 3 तो लाइफ में और है ही नहीं कुछ भी जिंदगी में। तो वो हम संस्कार देना चाहते हैं कि जिससे कि फिर इस देश के बारे में कोई दुनिया का व्यक्ति नजर उठा करके देखे तो उसको लगेगा इंसान हो तो हिंदुस्तान जैसे। अभी हमारे देश में कितने प्रश्न हैं और उन सबका मूल है लिटरेसी एंड पॉवर्टी। तो इसको दूर करना इतना बड़ा काम है। उसमें अभी हम 500 स्कूल बनाने का, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का हमारा सपना, उसमें 25-50 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे और वो पतंजलि का सारा करीब 80% प्रॉफिट उसी में लगेगा, बाकी 10% करीब रिसर्च में, 10% गाय की सेवा में, वो भी हमारा बड़ा प्रोजेक्ट अभी मैं बताऊंगा। तो ये कितना बड़ा काम है। फिर हम गाय का काम कर रहे हैं। गाय के काम में करीब जो है 500 से 1000 करोड़ रुपए तो हमारा 1-2 साल में खर्च हो जाएगा। 3 काम उसमें बड़े कर रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, माने जो गाय आज हमारे हिंदुस्तान की गाय ब्राजील में चली, वहाँ हिंदुस्तानी गाय, देसी नस्ल की, गिर नस्ल की गाय 50, 60, 65 किलो दूध दे रही है, देसी नस्ल की। तो उस गाय का और ऐसी जो नंदी, उनके दोनों का भ्रूण लेकर के आएंगे और हिंदुस्तान की जो गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है उसके पेट में डालेंगे, जैसे सैरोगेट मदर होती है। जी जी, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण इसको हिंदी में कहेंगे। तो एक तो ये भ्रूण प्रत्यारोपण का, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन का। दूसरा ब्रीड सिलेक्शन का। अच्छी नस्ल की गाय यहाँ पर भी है जो 25-30 किलो तक दूध दे रही है, कुछ 35 तक भी पहुंच गई है हिंदुस्तान में भी। तो उन ब्रीड्स को हम इकट्ठा करेंगे और उनको फिर अच्छा आहार देंगे, उनको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो उससे फिर उनकी नस्ल सुधारेंगे। यहाँ वालों की भी नस्ल सुधारेंगे, जो बाहर हमारी नस्ल पहले से ही हो उनको भी यहाँ पर लेकर के आएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये सब हो चुका है हमारा काम। फिर तीसरा काम है उसमें सीमेन सिलेक्शन। बैलों की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो जो है नर और मादा, मेल फीमेल का ना अलग से कर दिया जाता है आजकल। तो उसमें बछड़ियां 99% बछड़ियां ही पैदा होंगी आगे गाय में, ये बैल पैदा ही नहीं होंगे। तो ये 3 काम गौशाला के बारे में हमें करने हैं। अभी करीब हिंदुस्तान में 9 करोड़ देसी, 4 करोड़ संकर नस्ल की करीब 13 करोड़ गायें हैं। अब इन 13 करोड़ गायों को बचाना भी तो, गाय के नाम पर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो खैर हम लोगों से कहते हैं भाई देश को बचाना है तो 3 व्रत लो, योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो और गोव्रती बनो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन और गाय के ही जो घर में पोचादी लगाते हैं तो गोनाइल आदि और बर्तन साफ करते हैं, तो उसमें हमने एक बनाया है, उसका नाम हमने दिया है पतंजलि सुपर डिशवॉश बार। तो
माने ये चीजें बड़े बड़े काम है। फिर ये तो मैंने कहा 4-5 बड़े काम बताए। इसके अलावा हमें खेती में काम करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। स्वामी जी, एक गाय के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप भी मानेंगे कि हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की आप इतना काम कर रहे हैं गाय के लिए, तो गाय की सुरक्षा के लिए आपका क्या? देखिए, दो विषय, एक है गौ सेवा, एक है गाय की सुरक्षा। जी जी। गाय की सुरक्षा के लिए तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को एक कानून बना देना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं स्वामी जी कि अगर आप किसी खास महीने में वहां जाएं तो शायद ही कोई चौराहा उस जगह का ऐसा होगा जहां की खून से लथपथ ना हो। जी, बहुत दुख। तो इसमें बात ये है कि भाई आपस में हम कहते हैं हम ये सेक्युलर कंट्री है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत से रहे। सेक्युलर का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष अर्थ होता है कि आप किसी एक पंथ को बड़ा, किसी को छोटा ना मान करके सब एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहे जी, ब्रदरहुड। अब यदि हिंदू इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा है, 90 करोड़ के करीब, तो 80-90 करोड़ जो हिंदू हैं उनकी आत्मा को यदि ठेस पहुंचती है तो हमारे मुस्लिम भाइयों को ये काम अपने आप ही नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारी आस्था का प्रतीक है, तो वो एक इतनी उसके पीछे, पहली बात तो आस्था है, इसके पीछे इतनी लंबी परंपरा है, फिर इतने हितकारी एक प्राणी है। आज इस देश में हिरणों को बचाने के लिए, शेरों को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, कुत्ता बिल्लियों को बचाने के लिए अभियान चल रहा है जी। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसमें एक बात और मैं कहता हूँ, किसी को पहली बात तो मांस ना खाएं तो अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मांसा, फिर भी खाने हैं तो, और मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, और किसी जीव जंतु का वो खा लें जिनको खाना ही है। वैसे तो ये जो है अहिंसा, अब हम अहिंसा परमो धर्म, अशोक चक्र जो है हमारे हर एक सरकारी स्टैंड पर लगा रहता है, जहां भी देखो वहीं। लेकिन ये चीज क्या हो रही भाई? जीव तो जीव है ना। क्या मतलब? मनुष्य को इस धरती पर जीने का अधिकार है। सभी प्राणियों को मनुष्यों की तरह पूर्ण स्वाधीनता के साथ सुरक्षित जीने का अधिकार है। खैर, तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि कुछ राज्यों में अब ये कानून नहीं है, बाकी अधिकांश राज्यों ने तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। थोड़े से राज्य बच गए, मैं उनको बोल दे तुम और कुछ वैकल्पिक कुछ जो भी कोई में तुम मांस मछली खाने और खा लो। क्या हम ये आपसे आशा करें कि आप जब भी प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, या अगर स्पेशली इसलिए भी मिलेंगे, तो आपके एजेंडा में एक काम ये भी होगा कि आप उनसे प्रार्थना करें कि ये एजेंडा में हमारा आज से नहीं, ये 20 साल से हमारे एजेंडे में है, जब से हम सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। अब इसमें अब क्या तकलीफें हैं उनके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिस्कस यहाँ करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है। देखो भाई, जो सच है वो तो सच है। ये तो सुरक्षा की बात हुई। बाद में दूसरी बात है सेवा की। जी, सेवा की है कि भाई हम खाली कानून बना करके गाय को नहीं बचा सकते। खाली कानून भी बनना चाहिए। आगे उस गाय की उपयोगिता, उसके लिए मिलकर गो अनुसंधान रिसर्च करता है। जी, देश में इतने बजट, हज के लिए बजट दिया जाता है, और भी कहीं जो है कोई बाढ़ तूफान आ जाए उसके लिए बजट दिया जाता है, और स्कूल कॉलेजों के लिए, तमाम तरह के कामों के लिए कई तरह के ऐसे भी बजट होते हैं जिनका पता ही नहीं लगता कि इन बजटों का हो क्या रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा बजट इन गायों के लिए भी देना, तो इसके लिए उनको भी करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे। हम ये करेंगे कि हिंदुस्तान में करोड़ों गायों की नस्ल हम खुद से आएंगे। ये हमारा संकल्प, प्रतिबद्धता है हमारी, ये हमारा गाय के प्रति कर्तव्य है। तो ये हम काम करेंगे। तो खैर गाय का ये है। तो फिर मैं आपसे कह रहा था कितने काम, फिर इस देश में हमारे 5 संगठन है, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि। उस बारे में एक श्रेय आपको मैं देना चाहूंगा। सिबाका ने सालों साल के काम के बाद अब एक अपना उत्पाद निकाला जिसका नाम की वेद शक्ति रखा उन्होंने। तो श्रेय का आपको बहुत हद तक आप ही को जाएगा कि आपने मजबूर किया, वेद पढ़े, वेद की शक्ति पहचानी, और वो एक उत्पाद तो सामने आया। देखो ऐसा बात ये है कि अब ये जैसे पहले लोग कहते थे एमएनसी वाले कि भारतीय लोग हमारी नकल करते हैं, भारतीयों के बारे में बात ऐसे बोली जाती थी जी, वो लेकिन अब जो है वो पतंजलि की नकल करने में लगे हैं। अब नकल में और असल में फर्क तो होता है। अब वो नकल करने वालों ने 2-3 जड़ी बूटियां डाली, हमने 13 जड़ी बूटियां डाली जो हमारा दंतकांति है। जी, जी, फिर एक एडवांस बना उसमें 26 डाली, और उसका इफेक्ट है।
आप जो विदेशी कंपनियां चाहिए कुछ भी, कोई नमक के नाम पर, कोई नीम के नाम पर, पता नहीं क्या क्या इधर उधर आपको खूब मिलेंगे। अभी पहले इन्होंने जो है आप 20 साल पहले का इनका विज्ञापन देखो कोलगेट वालों का, कि आप चारकोल डालते हो, नमक डालते हो, इनसे आपके और नीम से दातुन करते हैं, इससे आपके दांत खराब हो जाते हैं, मसोड़े खराब हो जाते हैं। ये विज्ञापन है इनके जी। और अब वही कंपनी तुम्हारी टूथपेस्ट में नमक है, फिर वही जो है कहीं नीम, कहीं जो है एलोवेरा, कहीं कोई से, कहीं हल्दी, कहीं तुमरू, कहीं डमरू लेकर के घूम रहे हैं अभी। तो अभी जो है लोगों को हकीकत का पता है कि इनको आयुर्वेद का पता ही नहीं। ये तो ऐसे अब टनों आपने टूथपेस्ट बनाया और 2-4 बूंद उसमें आपने डाल दी उसकी लौंग की, तेल की, 2-4 बूंद उसमें जो है और कोई चीज की डाल दी, और आप कह रहे हैं कि हमने इसमें हल्दी डाल दी, हमने इसमें नमक डाल दिया, हमने इसमें जो है वो क्या कहते हैं नीम डाल दिया, बबूल डाल दिया। दरअसल बात क्या है कि अब ये लौटेंगे तो सही थोड़ा, लेकिन बात यह कि इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे अब देश के लोग। भाई ये तो धोखेबाज लोग हैं। पहले मतलब हमें अपनी जो मूल परंपराएं थी उनसे हटाया कि तुम साइंटिफिक नहीं हो, साइंटिफिक बता करके हमको केमिकल से साफ करवाया हमारे दांत, और दांत ही साफ हो गए, दांत साफ हो गए, दांत ही खत्म हो गए। जी 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 जी। लोगों के बाल साफ कर दिए इन्होंने, कितने करोड़ों लोगों के बाल ही उड़ गए। ये सब विदेशी कंपनियों के साबुन शैम्पू लगा के उड़ाए ज्यादातर। फिर लोगों की चमड़ियां खराब कर दी, इधर उधर के क्रीम पाउडर लगा करके केमिकल से सब गड़बड़ हो गए। यानी एक पूरा व्यापार के नाम पर एक बहुत बड़ा अत्याचार, क्रूरता इन्होंने शुरू कर दी थी। पतंजलि ने जब जो है अच्छा, हम जो विज्ञापन करते हैं वो उसमें ना कोई अश्लीलता होती है, ना कोई सपने होते हैं, और ना कोई प्रलोभन होता है जी किसी भी तरह का। हम सीधी सीधी बात करते हैं, देखो भाई ये चीजें आप प्रयोग कर रहे थे, पतंजलि आपको ये दे रहा है, तो लोग तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो लोगों को दरअसल सच, देखो सच में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप कहते हैं ना सिर चढ़ के बोलता है, सच सिर चढ़ के बोलता है। तो ये चीज होगी। अभी तो माने ये जो एमएनसीज हैं औंधे मुंह गिरेंगी। ये जो कोई 5, कोई 10,000, कोई 50,000 करोड़, कुल मिलाकर के 10 से 20 लाख करोड़ रुपए, अब जो मेरे से बात कर रहे थे क्या क्या करना चाहते हैं। जी जी जी। इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट व गुलामी से ये खाली वस्तु ही नहीं बेचती, एक जो है एक अपसंस्कृति भी यहाँ पर फैलाती है। तो विदेशी कंपनियों की आर्थिक और चारित्रिक लूट से इस देश को मुक्ति दिलाना 10 से 20 लाख करोड़ रुपए कितना बड़ा काम है। राजनीतिक स्वाधीनता तो 17 साल पहले मिल गई थी, आर्थिक स्वाधीनता ये बड़ा प्रश्न है, आर्थिक आजादी। तो इस तरह से आप, मैंने कहा था ये तो मैंने कुछ आपको कुछ काम गिनाए, एक एक फील्ड में कितने काम करने हैं इस देश में। स्वच्छता को लेकर के, जाहिर संस्कारों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, गरीबों की सेवा को लेकर के, अनाथ बच्चों की सेवा को लेकर के, कुष्ठ रोगियों के बच्चों की सेवा को लेकर के। तो मैं आपको 10-12 काम गिना रहा हूँ। ऐसे ही बहुत से अपने जो सनातन ज्ञान परंपरा हमारे वेदों की, उसके ऊपर अनुसंधान को लेकर के, तो माने जो हमारी चतुर्वर्णाश्रम धर्म 16 संस्कारों की जो हमारी बहुत पावनी परंपरा है, उस सब के बारे में अलग अलग फील्ड है। और केवल ये काम हिंदुस्तान में नहीं करना, पूरी दुनिया में भी योग के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर बहुत छिछोरी बातें की जा रही है। मतलब यहाँ से कोई चले जाते हैं, 2-4 दिन इधर उधर सीखा और वो योगी बन गए। आयुर्वेद के नाम पर भी कोई इधर उधर की कुछ भी जड़ी बूटियां घोट के रख दी, बोले घुटे हुए दबा कर मुड़े हुए सन्यासी को कुछ पता तो लगता नहीं, कुछ भी लोग भर के दे देते हैं। फिर ऐसे ही लोग अलग अलग तरह से लोगों ने, किसी ने योग का स्टूडियो खोल रखा है, सुबह शाम दारू पीते हैं, मीट जो है बीफ खाते हैं और फिर योगी बने हुए हैं। तो मैंने पूरी दुनिया में भी बहुत बड़े काम हमें करने हैं, खाली देश ही नहीं। तो सारी दुनिया भगवान की है और हम भगवान के बेटे हैं। तो एक काम तो स्वामी जी फिर आपका उनकी सच्चाई को उजागर करने का भी होगा। वो तो साथ साथ है। जब जो है जब तक झूठ बेपर्दा नहीं होता है ना, तो लोगों को पता ही नहीं लगता। जब पता लग जाता है तो लोग जो है ना एकदम घृणा करने लग जाते हैं। मैं आपको ये कई मैंने कहा सारी चीजें विचार से चलती है। जब हम लोगों के सामने बातें रखते हैं, अरे भाई ये तुम्हारे साथ हो रहा है, लोग कहते थे आदमी एफएमसीजी में चेंज नहीं होता। जिस शैम्पू का प्रयोग कर रहा है, जिस साबुन का प्रयोग कर रहा है, जिस टूथपेस्ट का प्रयोग कर रहा है, तो जिस तरह के जिस ब्रांड के वो कुछ खाने पीने की चीजें खा रहा है, उससे चेंज नहीं होता। आदमी उसका एडिक्ट हो जाता है। और उस जैसे यदि ब्रांडिंग की दृष्टि से बोले, मार्केटिंग की दृष्टि से, तो मार्केटिंग में उसको बोला जाता है कि उस ब्रांड के प्रति वो लॉयल्टी हो जाती है उसकी। जी बिल्कुल। अरे ये उसको अपना जैसा लगने लगता है।
हमने इनकी लॉयल्टी को 1 मिनट में ऐसे उखाड़ फेंका। अरे मैंने कहा ये लॉयल है ही नहीं, इनका कोई देश नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं, इनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं, इनके सामने कोई मुद्दा नहीं, कोई देश नहीं। क्यों? किसी देश के लिए कोई भलाई का काम नहीं करते, सिवा लूट मार, बस अपनी वेल्थ बढ़ाओ, अपना प्रॉफिट बढ़ाओ और ऐसो आराम करो, ऐश कमाओ। माने अब जब हमने ये बोला तो जो लॉयल्टी नाम की चीज होती है, ट्रस्ट नाम की जो चीज होती है, फेथ नाम की चीज होती है, वो खत्म हो। स्वामी जी, और पतंजलि के प्रति इतनी लॉयल्टी, इतना फेथ, इतना ट्रस्ट। जी जी, एक किसी ने बोला कि बोलो बाबा जी के जो प्रोडक्ट इसलिए बिक रहे हैं, बोलो उनमें ना आस्था है। मैंने कहा आस्था तुम भी पैदा कर लो बेईमानो। तुमने किया क्या? तुम्हारे प्रति लोग क्यों आस्था रखें, क्यों विश्वास रखें, क्यों लॉयल्टी रखें? तुमने सिवा अभी तो इनकी असली चीजें क्या है, अभी कुछ ना हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो दूसरे ब्रांड्स को जो है वो मतलब वो डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे। सच्चाई बोलने पर क्या सच्चाई बोलना क्या गुनाह है? उसके लिए हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट के सर हमारे इसके ऊपर कि भाई हम सच्चाई बोलेंगे, सच बोलने से रोका जा रहा है। अभी एक चीज हो रहा है, विज्ञापन में तो चलो सच बोलने से रोक रहे हैं, मेरे इंटरव्यू में कैसे रोक ले? अखबारों में मैं इंटरव्यू दूंगा उसमें कैसे रोक लेंगे? आशा टीवी पर बोलूंगा उसमें कैसे रोक लेंगे? टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दूंगा उसमें कैसे रोक लेंगे? मैं आपको 8-10 बड़ी बातें बताता हूँ। जी, हिंदुस्तान में जो मैं कह रहा हूँ कि एक जो बड़ा काम करना है जी, वो इनके प्रति जो लॉयल्टी है ना, ये लॉयल्टी खत्म करनी है। ये लॉयल्टी खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप सारे धराम से गिरेंगे। मैं आपको बात बताता हूँ, बालों में तेल लगाया जाता है 99% सब लोग अपने रसोई में, ये एक दिन में गिरेंगे। ये तो अभी मेरे को रोक दिया गया, मैंने एक बार कैंपेन चलाया और दूसरे दिन नोटिस आ गया। मैंने कहा भैया आपने इस पर रोशनी डालने की, मैं आपको बता, बालों में तेल लगाते हैं उसमें डालते हैं मिनरल ऑयल, वो होता है LLP, पैराफिन, और ये कैंसरस होता है। NCBI ने इसके ऊपर जो है US गवर्नमेंट की संस्था है। मैं ऐसे में 5-7 बात बता रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनिए। चूहों के ऊपर, खरगोशों के ऊपर इसको लगाया गया LLP को, जिसको मिनरल ऑयल बोलते हैं ना। कितने चालाक है इंडस्ट्री वाले ना। मिनरल ऑयल, आदमी समझ पता नहीं क्या मिनरल होंगे इसके अंदर। हाँ। वो होता है LLP, पैराफिन, ये बहुत खतरनाक है। तो मिनरल ऑयल गलत शब्द है एक तरह से, मिनरल ऑयल ही गलत है। हाँ। अब उसको चूहों पर, खरगोशों पर लगाया, उनको कैंसर हो गया। अब ये कहते हैं कि जो अभी मतलब ये कई तरह के बहाने बना। जॉनसन का एक प्रोडक्ट लेडी जो है अपने यहाँ लगाती थी बगल में जी, उसको कैंसर हो गया यूरिन का, पाउडर लगाने से। अब इनके तेल लगाने से लोगों के बाल उड़ गए। बालों में इतनी भयंकर समस्याएं हैं और दिमाग के अंदर तक जाता है वो तेल। ये जो मिनरल ऑयल है ना, अंदर तो घुस जाता है, इसका पेनिट्रेशन बहुत फास्ट होता है। अब अगली मैं बात करता हूँ, ये तो मिनरल ऑयल। अब जिसको भी पता लगेगा कि मिनरल ऑयल से कैंसर होता है तो क्यों लगाएगा अपने बालों में? इसकी कम से कम भी नहीं तो 10,000 करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री है बालों के तेल की। अगली बात जी, जैसे जितने भी ये लोग शैम्पू में यूज कर टूथपेस्ट में यूज करते हैं SLS जी, उससे बच्चों को कैंसर हो सकता है। हम जो दंत कांति जूनियर बनाते हैं उसमें SLS नहीं डालते, तो हमने कहा कि SLS से कैंसर होता है, साइंटिफिक सत्य है, लेकिन हमें विज्ञापन करने से रोका। सारी बातें ये सारी लैब टेस्टेड हैं, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो चुका है, खाली पतंजलि ने नहीं किया। ये तो जैसे कहते हैं प्रूवन ट्रूथ है, प्रूवन साइंटिफिक ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। खैर अगली बात मैं आपसे बताता हूँ कि ये मैं टूथपेस्ट के बारे में बताया। ऐसे ही शैम्पू में बहुत से बैंड आइटम डालते हैं। केश कांति नेचुरल लगाओ तो बाल लोगों के बढ़ने लगते हैं, और इन शैम्पू आदि लगाने से लोगों के छोटे छोटे ऐसे, जैसे कहते हैं ना, लांडे से हो गए। लांडा शब्द प्रयोग होता है हिंदी में। लेडीज के बाल ऐसे छोटे छोटे हो गए, बड़ी नीरे बाल, वो क्या करें उसका, फिर कुछ उड़ गए। तो इस शैम्पू में इतने भयंकर केमिकल्स डालते हैं, ये तो मतलब एक बार भी यूज नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह से साबुन, इसी तरह से इनकी क्रीम। अभी तो कल मेरे सामने हमारे अविनाश जी लेकर के आए, हैंड वॉश में जो एक्टिव बैक्टीरियल जो डालते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया। हमने हर्बल हैंड वॉश, हर्बल शैम्पू, हर्बल सोप, करीब 40% उसमें नेचुरल ऑयल और जो है नारियल का तेल आदि हम डालते हैं। तो माने साबुन के नाम पर, टूथपेस्ट के नाम पर, जो है शैम्पू के नाम पर, हेयर ऑयल के नाम पर लूट मचा रखी थी। फिर आगे आप आओ गोरेपन की क्रीम। पहली बात तो यह है, आज तक हिंदुस्तान में
या पूरी दुनिया में मुझे एक आदमी नहीं मिला, 700 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की, 700 करोड़ में कोई एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि स्वामी जी मैं इस क्रीम को लगा के गोरा हो गया या गोरी हो गई। अब आप सोचो, ये अपने हिंदुस्तान में करीब करीब जो है ये 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गोरेपन की क्रीमें बेची जाती है। हमने सीधा सा बोला भाई ये तुम जो क्रीम बेच रहे हो, एक गोरा कोई क्या हो तो बताओ। हमने जरा से एक बार कहा, हम पर बैन लगा दिया, बोला बोल नहीं सकते दूसरों के बारे में। अरे दूसरों के बारे में कोई नहीं सोच, देश से लूट लिया, लोगों के साथ इतना धोखा हो गया, विश्वासघात, ठगी है तो सीधी सीधी। आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आप इसको लगाओ गोर हो जाओगे। अब गांव के गरीब और पढ़े लिखे भी उसी को लगा रहे, सब हो सकता है कुछ हो जाएगा। अच्छा वो कैमरे का कमाल ये होता है कि एक पहले थोड़ा सांवला चेहरा दिखा देते हैं और फिर 7-8 चेहरों के बाद एक चेहरा ऐसा खिला वो टोनिंग हो जाती है, टोनिंग कर देते हो, तो सारा कैमरे का खेल है। उसके ऊपर जो है थोड़ा लिपापोती कर देते हैं। खैर हमने कहा एलोवेरा जेल लगाओ। एलोवेरा जेल लगाने से नेचुरल मॉइस्चराइजिंग होगा। 3 ही तो चीजें चाहिए आदमी को, एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग, किसी की चमड़ी बड़ी रूखी होती है तो बड़ी दिक्कत होती है, खासकर सर्दी आदियों में। और किसी पार्टी आदि में जाते हैं तो रूखी चमड़ी दूसरों को देखने में अच्छे नहीं लगते, लोगों को थोड़ा उसमें अच्छा फील नहीं होता, तो मॉइस्चराइजिंग चाहिए, तो वो आपको एलोवेरा से मिलेगा। दूसरा नेचुरल ब्यूटी, जैसे माँ की कोख से पैदा हुए थे वैसा कलर आपका एलोवेरा से आ जाएगा, यदि बीच में कितना ही खराब हो गया किसी भी कारण से। तो हमने कहा नेचुरल ब्यूटी, उसके लगातार इस्तेमाल से। हाँ। तीसरी चीज होती है पिंपल्स। जी। ये मात्र 1 सप्ताह में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाता है, 1 सप्ताह के अंदर एलोवेरा का। और ये विदेशी कंपनी बेच रही थी 500 रुपए का एलोवेरा जेल, हमने दिया 75 रुपए का। खैर अब ये बात कहता हूँ। तीसरी समस्या, लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं, छोटे पिंपल्स 2-3 दिन में, बड़े 7 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो मैंने इनके आप पोल खोलने लगोगे, ये जो अब मैं 2-3 बड़ी इंडस्ट्रियों की बात करता हूँ जी। अब ये अंडे की इंडस्ट्री है भाई, अंडे से लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब तरह की बीमारी हो रही है। क्यों लोगों को खिला रहे हो भैया? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इसमें बहुत सी देशी विदेशी कंपनियां घुसी हुई, लोगों को कोई वाइन पिलाने में लगा है, कोई बियर पिलाने में लगा है, कोई कुछ पिलाने में लगा है। ये तो खैर बकवास इंडस्ट्री है ही है। अब मैं वापस आता हूँ फूड के ऊपर। फूड में रिफाइंड ऑयल जी, रिफाइंड ऑयल इतना डेंजर है, जब उसको रिफाइंड करते हैं केमिकली तो उसके सारे जो प्राकृतिक पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वो इतना इंस्टेबल हो जाता है, वो तेल इतना बेकार हो जाता है कि उससे ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल घटता है। उससे अच्छा भी कोलेस्ट्रॉल घटता है और खराब वाला भी घटता है, और आदमी को हार्ट अटैक होता है, आदमी को जोड़ों में दर्द होता है, उससे स्किन की प्रॉब्लम होती है, उससे न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है। माने रिफाइंड ऑयल के नाम पर इस देश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, 2 लाख करोड़ रुपए की लूट रहे। मतलब आदमी सोचता है रिफाइंड है, अब वो रिफाइंड ऐसा, अच्छा इस शब्द ऐसे डालते हैं मार्केट में, रिफाइंड ऑयल, आदमी कहते हैं साफ सुथरा तेल होगा। अरे साफ नहीं, वो आपको ही साफ कर देगा। बहुत खतरनाक। सच कहने पर क्या पाबंदी लगेगी? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। अच्छा हमने भी तरीके खोज रखे हैं जी, वो तरीका बताएं तो डाल बात तो देखो, ये तरीका लगाते हैं जो है उसका कि हम विज्ञापन पर रोक लगाते हैं। विज्ञापन पर एक रोक लगा सकते हैं, बोलने की आज़ादी, इस पर रोक नहीं लगा सकते। तो विज्ञापन नहीं, हम वैसे बोलेंगे, फंडामेंटल राइट हो गया। मैं जो अब मैं आपके अखबार में जो है इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप इस अखबार में इंटरव्यू लिखने पर कोई रोक नहीं लगा सकता। ये लिखने की आज़ादी है, मुझे बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है। जी बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात और कहता हूँ, जितना परेशान करो उतना ज़्यादा जितना आप ज़्यादा सच को दबाएंगे, उसको आप सता तो सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते जी। तो खैर, अच्छा उससे चीजें ना एकदम और ज्यादा उग्र होकर के वाप फैलती। तो हम तो कहते हैं कि भाई या तो सुधर जाएं, नहीं तो इनको हम सुधारेंगे। ठाकरे साहब की भाषा थी ना जी क्यों है स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए क्या एक स्वामी रामदेव काफी होगा? अगर जैसे आपने मैनेजमेंट की बात की, अगर मैनेजमेंट टर्म्स में बात करूं तो रेप्लिका कुछ चाहिए कुछ रेप्लिका चाहिएंगे, उस दिशा में कुछ काम। देखिए, ये जो पूरा अभियान है, मैंने कहा ना, ये कोई
कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए, व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए। और ये प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत हमारे पुरखों ने हमें दिया, उसके आधार पर चल रहा है। मैं इसमें 2-3 बातें खास बताना चाहता हूँ। पतंजलि क्योंकि अंदर के बारे में जानकारी होनी चाहिए लोगों को। ये विदेशी कंपनियों का तो सब मैंने कहा ना, सारा इनके बाप दादे की सब संपत्ति, इनका सामाजिक सरोकार तो है नहीं। CSR फंड के नाम पर 2% निकालते, उसमें भी हेरा फेरी करके आपने ही इधर उधर कर लेते हैं, इसका बदल बांट कर लेते हैं। पतंजलि का जो शेयर होल्डिंग है, क्योंकि कंपनी जो है वो कंपनी लॉ के अनुसार चलानी पड़ती है, ट्रस्ट के अनुसार। जी बिल्कुल। तो उसमें कंपनी कहीं शेयर होल्डिंग को ट्रस्ट भी नहीं रख सकती। मान लीजिए हमारे ट्रस्ट को कोई दान भी दे दे शेयर, तो शायद 3 महीने या कुछ टाइम है, उससे ज्यादा हम उस शेयर को नहीं रख सकते, फिर बेच करके आपको इसको लिक्विडेट कराना पड़ेगा। तो माने कंपनी की शेयर होल्डिंग को जो है कंपनी लॉ के अनुसार कोई ट्रस्ट नहीं रख सकता जी। फिर आगे उसमें 97% जो शेयर हैं वो आचार्य बालकृष्ण जी के नाम है, बाकी 3% भी पतंजलि की सिस्टर कंपनियों के नाम है। वो क्यों किया हमने? क्योंकि हमें किसी व्यापारी के नाम तो शेयर होल्डिंग करनी नहीं थी, हम ये लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए हमने किया, माने लीगल बाउंडिंग है इसलिए करना पड़ा। फिर आचार्य जी ने डिक्लेरेशन किया, लिख के भी दे दिया, ऑफिशियली भी बोल दिया और कर भी रहे मुझसे। और आचार्य जी ने ये मतलब उसकी वसीयत भी लिख दी कि भाई पतंजलि का 1 भी रुपए किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा, ये सारा देश हित और समाज हित में ही इसका पैसा खर्च किया जाएगा। कोई डिविडेंड नहीं लेता, नो डिविडेंड, कोई 1 पैसा प्रॉफिट नहीं। माने ये पहली कंपनी है दुनिया की जिसका उद्देश्य चैरिटी है, उद्देश्य सेवा है। तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट, लो प्राइस पर, प्योरिटी की गारंटी 100%, 100% चैरिटी, जो भी आएगा वो देश की सेवा में लगेगा, किसी की दादालाई संपत्ति नहीं होगी। फिर हमारी बात क्या? चलो आप कहेंगे कि आचार्य बालकृष्ण जी और आपने तो चलो संकल्प कर लिया, जो भी आपने दे दिया, आगे क्या? तो हमने अपने आगे 500 के करीब तो ब्रह्मचारी हम उत्तराधिकारी के रूप में अभी तैयार कर रहे हैं। 500 हैं जो पिछले 7 सालों से तैयार हो रहे हैं, और अभी 2-3 सालों के अंदर उसमें सैकड़ों तो मतलब उत्तराधिकारी बनने योग्य हो जाएंगे। अभी भी योग्य हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत कुलीन हैं, बहुत शालीन हैं। और पतंजलि चाहे ट्रस्ट है या कंपनी है, इसका उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी कोई गृहस्थ नहीं होगा। तो ये मैंने आगे तक का इंतजाम हम करके जा रहे हैं। ये तो मैंने बताया साधु सन्यासी योगी उत्तराधिकारी जी। बाकी देश के अंदर आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, हम जिस विचार में, जिस संकल्प में, जिस भाव में जीते हैं, उस भाव में जीने वाले, उस संकल्प के लिए जीने वाले करोड़ों लोग हमने तैयार कर दिए। ऐसे बीज बखेर के जा रहे हैं जो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक खत्म नहीं होंगे। अभी जा कहाँ रहे हैं स्वामी जी? अभी तो आप बहुत बड़ी इनिंग बाकी है। एक प्रश्न ये था स्वामी जी कि जैसे अभी आप आउटसोर्सिंग भी हो रही है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो लोगों के मन में थोड़ा सा भय भी है पतंजलि को लेकर के कि जो आउटसोर्सिंग हो रही है, क्या उसमें क्वालिटी कंट्रोल आप उसमें उस स्तर तक का रख पाएंगे? ऐसा देखो विनोद जी, इसमें 2 बातें, करीब जो है 99% तो प्रोडक्ट्स पतंजलि के अपने इन हाउस बनते हैं। मैं थोड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूँ। जी जी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क अपना पतंजलि फूड पार्क है जी। और अभी जो और कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं जी, उससे हम लोग करीब 50,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन कर सकेंगे इन हाउस विद इन 6-7 मैक्सिमम 8 मंथ मान लो। मैंने 2017 तक तो हम करीब 50 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन खुद कर पाएंगे, उस तरह की यूनिट्स लग रही है, काम शुरू हो चुका है। दूसरा, इस समय जो हमारे पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का तो इसी समय हम लोगों का अपना इन हाउस है। बाकी छोटे छोटे जो है कुछ उद्योग हैं, अब जैसे नमक है, अब नमक जो है जो काम कर रहे हैं नमक में, समुद्र के किनारे इंडस्ट्री है, उसमें क्या मिलावट करेगा कोई? और उसके ऊपर पूरा हर जगह जहाँ नमक भी बन रहा है पतंजलि का, तो वहाँ क्वालिटी का हमारा एक आदमी रहता है। 9 जो है जहाँ पर भी मैंने कहा जो यूनिट्स हैं उसके अंदर जो है CCTV कैमरे लगे रहते हैं, उनकी सबकी, आज तो सब नेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबकी फुटेज 24 घंटा पर हमारे हेड ऑफिस में आती है। ऐसे ही कहीं पर छोटा मोटा कोई और जो है कोई कार्य है, वो छोटे छोटे, मैंने कहा 99% तो इन हाउस है। तो एक विदेशी कंपनियों का तो 90% आउटसोर्स होता है,
जी जी जी। हमारा उल्टा है। दूसरी बात कि जो भी जहां पर भी हो रहा है वहां क्वालिटी कंट्रोल के छोटा मोटा भी कहीं पर हो रहा है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। विदेशी कंपनियों के पास तो कोई फेस ही नहीं है। स्वामी जी, किस कौन देखेगा? कोलगेट में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप किस आदमी को पकड़ोगे? एक का नाम बता दो। जो ये ब्रांड इंडोर्स करते हैं तो हीरो हीरोइंस हैं, ये तो 1 मिनट में कहते हैं हमें तो पैसा मिला था 5-10 करोड़ रुपए इसलिए हमने बोल दिया। जी बिल्कुल। कोलगेट के पीछे किसको पकड़ोगे? आप यूनिलीवर के लक्स, लाइफबॉय, पियर्स, तमाम डोव हो, ये तमाम इनके पीछे आप किसको पकड़ोगे? कोई आदमी दिखता है इनके पीछे? कोका कोला, पेप्सी में आप किसको पकड़ोगे? नेस्ले में आप, मैगी में किसको पकड़ोगे? आप पीएनजी में किसको पकड़ोगे? कोई है नहीं इनके पीछे कोई। हमारी जिम्मेदारी है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स में कुछ भी होता है पहली बात तो होने ही नहीं देंगे, और कोई बदमाशी करके षड्यंत्र करके कई बार जो पैक किया हुआ प्रोडक्ट होता है उसमें भी कोई इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या नई नई तकनीकें लगा के कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं लोग। तो मैं कहता हूँ कहीं पर भी आपको कोई गड़बड़ नजर आती है हमको बताइए, हम उसके लिए 100% रेस्पॉन्सिबल है। तो इक्वालिटी को लेकर के कोई